घर पर सबसे बात करने के बाद चरण जी को पता चला कि अभी तक शिव ने किसी से भी उस लड़की के बारे में किसी से कोई बात नहीं की है। तो उन्होंने उससे अगले दिन खुद इस बारे में बात करने का फैसला करने का सोचा। आज काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए उसने आज बात करना ठीक नहीं समझा। और फिर कल संडे भी था, तो शिव भी घर पर ही रहेगा, तो वो अगले दिन आराम से उससे इस बारे में बात करेंगे। शिव का फ्लैट दिल्ली। शिव और सार्थक साथ में बैठे ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सार्थक ने शिव की तरफ देखा, जो अभी भी अपने लैपटॉप में देखकर कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर शिव की तरफ देखा कि शायद अब उसका काम पूरा होगा, पर जब काफी देर तक शिव ने बिना उसकी तरफ ध्यान दिए अपना काम करता रहा, तो ये देखकर सार्थक चिढ़ते हुए बोला, अब बस कर यार, कुछ काम कल के लिए भी छोड़ दे। ये तू आज ही एक हफ्ते का काम पूरा कर लेगा। अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो मैं तुझे बता दूं, तूने अगर आज एक हफ्ते का काम भी कर लिया ना, तो भी अपना वो खड़ूस बॉस खुश नहीं होने वाला, बल्कि अगली बार से अपने को और एक्स्ट्रा काम दे देगा। समझ में आया तुझे? उसने शिव से कहा। वो अब तक अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख चुका था। उसने सार्थक की बात सुनते हुए उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, जी बिल्कुल सर, हमें आपने अपना ये दिव्य ज्ञान दिया, इसके लिए हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। इस दिव्य ज्ञान के लिए आपको हमारी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। शिव की ये बातें सार्थक के आधी समझ आईं और आधी तो उसके सर के ऊपर से चली गईं, जिस वजह से वो अभी भी कंफ्यूज था, शिव की तरफ देख रहा था। उसे ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर शिव खुद को ज्यादा देर तक हंसने से रोक नहीं पाया और उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। उसको खुद पर ऐसे हंसते देखकर सार्थक ने अपने साइड में रखी हुई एक तकिया उठाकर उसके मुंह पर मारते हुए बोला, साले मजाक उड़ा रहा है मेरा, तो तुझे आज छोड़ूंगा नहीं मैं। कहकर सार्थक उसकी तरफ बढ़ा, पर तब तक सिर्फ वहां से उठकर भाग निकला और शुरू हो गई उनकी पकड़म पकड़ाई। उनका हमेशा का ही ऐसा था, पहले दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते थे और फिर थोड़ी देर में नॉर्मल इंसान बन जाते थे। इस अनजान शहर में वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे, परिवार के नाम पर। ऐसे में उनका रिश्ता भी काफी खास बन चुका था। खैर, थोड़ी देर की इस हाथापाई के बाद जब दोनों थक गए, तो वापस एक साथ बेड पर बैठकर गहरी सांस लेने लगे। थोड़ी देर में खुद को नॉर्मल करते हुए सार्थक शिव की तरफ देखकर बोला, तुझे याद है ना, आज तेरी खाना बनाने की बारी है, तो फिर जा अब और जल्दी कर यार, खाना वाना खाने के बाद मुझे और भी जरूरी काम है। सार्थक के जरूरी काम वाली बात सुनकर शिव ने उसकी तरफ आते हुए बोला, साले अभी जब मैं काम कर रहा था तो तूने मुझे काम पर इतना ज्ञान दे दिया, अब तुझे कौन सा जरूरी काम है? उसने अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछा। तो सार्थक ने उसकी बात को टालते हुए, बस ऐसे ही है कुछ, तू जा अब खाना बना यार, भूख लग रही है। सार्थक की बात सुनकर शिव ने आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ देखा और फिर वापस से अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, अभी मुझे थोड़ा काम है, पहले वो कर लूं, फिर थोड़ी देर में बनाता हूँ खाना। बाकी जिसे ज्यादा जल्दी है वो जाके खुद बना ले खाना। शिव ने अपना मोबाइल ऑन करके बैठते हुए कहा। तभी सार्थक जल्दी से उसके पास आया और उसके हाथ से उसका मोबाइल लेते हुए बोलने लगा, ये क्या बात हुई? कल भी खाना मैंने बनाया था और सुबह भी, अब आज तेरी बारी है, तो ज्यादा नाटक मत कर, समझा? शिव ने उसके हाथ से वापस अपना मोबाइल लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ खाना बनाने से, मैं तो कह रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद बना दूंगा। वैसे भी कल संडे है, तो जल्दी उठने का भी कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से बना लेंगे थोड़ी देर बाद। इतना बोलकर उसने वापस से अपना मोबाइल ऑन कर लिया। ये देखकर सार्थक ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, पर मुझे अभी भूख लगी है, और वैसे भी जब थोड़ी देर बाद बनाना ही है खाना, तो तुझे अभी खाना बनाने में क्या परेशानी है, जाना। इस बार उसने शिव से थोड़ा प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जिस पर शिव ने बिस्तर पर से उठते हुए कहा, चल ठीक है, जब तू इतना कह ही रहा है तो मैं जाकर खाना बना ही लेता हूँ, पर उससे पहले तू ये बता कि तुझे अब क्या जरूरी काम है? बोल बोल, जल्दी बोल। जब तक तू मुझे जवाब नहीं देगा, आज मैं खाना बनाने वाला नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर सार्थक ने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखा, पर शिव ने ना में सर हिलाया। ये देखकर सार्थक ने अपनी हार मानते हुए उसे कहा, चल ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ, पर उससे पहले तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तू हंसेगा नहीं।
उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। तो शिव ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए ओके कहा। तो सार्थक ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, वो कल ना मुझे इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत सी लड़की ने रिक्वेस्ट भेजी थी। बस आज उसने रात में बात करने के लिए कहा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी खा पी कर फ्री हो जाऊं, तो फिर हम आराम से बात करेंगे। शिव जो अब तक शांति से सार्थक की बात सुन रहा था, अचानक से वो हंसने लगा। ये देखकर सार्थक ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू हंसेगा नहीं। उसकी बात सुनकर शिव ने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, तो और क्या करूं गधे, तुझे हर दूसरे दिन एक नई लड़की रिक्वेस्ट भेजती रहती है और तू हर बार उससे बात करने के लिए इतना ही एक्साइटेड रहता है। और ये बता, तूने आखिर कितनी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर रखी है भाई, और इसमें इतनी शर्माने की भी कोई बात नहीं है। तेरा तो हर हफ्ते का है। तू कर अपनी नई दोस्त का इंतजार, मैं चला खाना बनाने। वैसे भी तू नहीं सुधर सकता है। इतना कहकर शिव वहां से किचन की तरफ चला गया और सार्थक अपना मोबाइल लेकर बैठ गया। आज संडे था, जिस वजह से सार्थक और शिव आज काफी देर तक सोते रहे। सुबह करीब 9 बजे के करीब शिव की नींद खुली तो उसने देखा कि सार्थक अभी भी सो रहा था। वो उठकर चुपचाप बाथरूम में चला गया। नहाकर उसने पूजा की और फिर चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगा, पर उसने देखा कि सार्थक अभी तक नहीं उठा हुआ है। ये देखकर उसने किचन में जाने से पहले सार्थक की तरफ गया और उसे उठाया और खुद किचन में चला गया। सार्थक जब तक नहा धोकर बाहर आया, शिव ने चाय बना ली थी और नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहा था, तो सार्थक भी उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में दोनों ने साथ मिलकर नाश्ता बनाया और फिर साथ में चाय नाश्ता किया। जो कि आज संडे था, तो उनके बहुत सारे काम थे जिसे उन्होंने संडे में करने के लिए टाला हुआ था। वो सारे काम आज करने थे, तो दोनों खा पी कर अपने काम पर लग गए। सारे काम करते हुए दोपहर के 3 बज गए थे। अब तक दोनों काफ़ी थक गए थे, तो उन्होंने आज बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। खा पी कर फ्री होने के बाद शिव ने सोचा कि आज काफ़ी दिनों से घर पर उसकी बात नहीं हुई थी, तो उसने सोचा घर पर बात कर ले। पर तब तक उसके ऑफिस से कुछ मेल्स आ गए जिनको पढ़कर उसे उसका रिप्लाई देना था, तो उसने सोचा पहले ये काम कर ले, उसके बाद घर पर बात कर लेंगे। ये सोचकर वो अपने ऑफिस का काम करने लगा। नित्या का घर, आज संडे था, तो आज का नित्या का दिन भी काफ़ी अच्छा गया था। आज उन सब ने मिलकर कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाया था। पूजा और शिवी भी अपनी फैमिली के साथ आती थी, तो उन्होंने आज पहले कंपनी गार्डन, उसके बाद हाथी पार्क घूमने का प्लान किया। वैसे तो कंपनी गार्डन ही इतना बड़ा था कि उसे ही पूरा घूमने में लगभग सारा दिन लग जाता था, पर दोनों पार्क आसपास होने की वजह से उन्होंने दोनों जगह घूमने का प्लान बनाया और निकल गए घूमने के लिए। नित्या की शादी के लिए जहाँ पर बात हुई थी, अभी तक उन लोगों ने भी मिलने के लिए कुछ नहीं बताया था, जिस वजह से आजकल घर पर भी उसकी शादी की कोई बात नहीं हो रही थी। बस उन लोगों के जवाब का इंतजार हो रहा था, जिस वजह से नित्या और भी खुश थी कि चलो किसी बहाने से तो कुछ दिनों के लिए ही सही उसे शादी के तामझाम से आराम तो मिला हुआ था। लेकिन बेचारी को कहाँ पता था ये आराम बस कुछ ही वक्त का ही है, उसके बाद तो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। पर ये तो आगे देखने को मिलेगा कि आगे आगे क्या होता है। क्या खैर, कुल मिलाकर नित्या का आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता था। रात में भी वो लोग बाहर आराम से खाना खाकर आए थे, तो थके होने की वजह से सब घर आते ही अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पूजा और शिवी भी थके होने के कारण आज यहीं रुक गई थीं। वैसे भी आज तो वो घूमने की वजह से बच्चों को तो अपने साथ ही लाए थे, तो घर जाना भी इतना कोई ज़रूरी नहीं था। नित्या अपने कमरे में आई तो उसने चेंज किया और अपना मोबाइल लेकर आज की फ़ोटो देखने लगी अपलोड करने के लिए। थोड़ी देर फ़ोटो देखने के बाद उसने अपना इंस्टाग्राम ऑन किया और रील स्क्रॉल करने पर फिर थोड़ी देर बाद उसे न जाने क्या सूझी। उसने कुछ लिखने की सोची और फिर बैठकर कुछ सोचने लगी। पता नहीं कहाँ हो तुम, पर ऐसा लगता है दिल के आसपास हो तुम मिले तो नहीं हो अभी मुझसे, पर फिर भी लगता है मेरी अधूरी मुलाकात हो तुम। तुम्हारी चाहत तो है दिल में, पर तुम्हें मेरी चाहत का एतबार नहीं। तुम चाहत हो, हसरत हो, पर अब तक मुझसे मिले नहीं हो तुम। तुम्हारे लिए ही ये सारी वफा है मेरी। तुम चाहत अधूरी हो सही, पर फिर मेरे खास हो तुम।
प्यार वफा इश्क मेरा जहान हो तुम मिले तो नहीं हो अभी मुझसे, पर मेरे लिए प्यार का पहला एहसास हो तुम। सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ तुम। इतना लिखकर उसने पोस्ट किया और खो गई अपने सपनों की दुनिया में, सबसे दूर, अपनी चाहत और एहसास के साथ, जहाँ पर सिर्फ वो था और था उसके प्यार का एहसास, जिसमें था सुकून, प्यार और उसकी दास्तान। खैर, हमारी नित्या तो चली गई अपने सपनों की दुनिया में, पर हमारे शिव बाबू कहाँ गुम थे? चलिए देख कर आते हैं शिव का रूम। सारे ऑफिस के मेल्स को पढ़ना, उन पर रिप्लाई करना, ये सब करते करते शिव को काफ़ी टाइम लग गया था। तो सार्थक ने उसको काम करने दिया और खुद खाना बनाने लगा। करीब 8 बजे के आसपास जब शिव फ्री हुआ तो उसने सबसे पहले रिलैक्स करने के लिए किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने का सोचा, जहां सार्थक मोबाइल में देखकर न जाने क्या बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसने अपने साथ साथ किचन की हालत भी खराब कर रखी थी। उसको देखकर शिव को उसके ऊपर अब हंसी के साथ ही गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि अब सब कुछ उसे ही ठीक करना है और अब उसे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और टाइम जो लगेगा वो तो अलग की ही बात थी। वहीं सार्थक मोबाइल देखकर अपनी रेसिपी बनाने में इतना बिजी था कि उसे ये पता ही ना चला कि शिव कब से उसके पास खड़ा उसे ही घूर रहा था। तभी शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, ये क्या कर रहा है तू? उसकी आवाज़ सुनकर सार्थक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूमकर देखते हुए बोला, फ्री हो गया तू? देख, तू काम कर रहा था ना, इसलिए आज मैंने तुझे बिना डिस्टर्ब किए नई डिश बनानी सीखी है। सार्थक ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ पर उसकी बनाई हुई कुछ चीज़ें रखी हुई थीं, जो कि देखने में काफ़ी अजीब सी लग रही थीं। अब वो खाने में कैसी थीं, ये तो भगवान ही जाने। उन चीज़ों को देखते हुए शिव वापस उसकी तरफ देखने लगा। शिव उसे देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच मेरे भाई, तूने मेरे लिए इतना किया, अब एक और काम भी मेरे लिए तू ही करेगा, शिव ने कहा। और सार्थक ने मुस्कुराते हुए बड़े खुश होकर कहा, हाँ हाँ बोलना भाई, तेरे लिए कुछ भी। उसका जवाब सुनकर शिव ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, ये जो किचन है, इसको खाना खाने के बाद वापस पहले जैसा कर देना, समझे मेरे भाई? सुबह मुझे किचन वापस पहले जैसा चाहिए, वरना तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या करूँगा तेरे साथ। कहते हुए शिव बिना कॉफ़ी बनाए किचन से खाना उठाते हुए वापस बाहर की तरफ निकल गया। उसके जाते ही सार्थक ने एक नज़र किचन की तरफ देखा, जिसका उसने पूरी तरह से नक्शा बदल दिया था। किचन देखकर आया उसे समझ कि शिव ने उससे ऐसा क्यों कहा, और ये समझ आते ही वो जल्दी से उसके पीछे भागते हुए कहा। बाहर आकर दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर मिलकर किचन साफ किया, क्योंकि शिव को अच्छे से पता था कि अगर उसने ये काम सार्थक के भरोसे छोड़ दिया ना, तो फिर आज हो चुका किचन साफ और फिर सुबह उसे ही सब कुछ वापस से सब करना पड़ेगा। इसलिए उसने अभी ही सब करना ज़्यादा ठीक समझा। सब काम खत्म करते हुए उन दोनों को लगभग रात के 10 बज चुके थे, तो दोनों बिस्तर पर आकर लेट गए थे। शिव ने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। अब वो सोचने लगा कि घर पर कॉल करे या नहीं, क्योंकि इस वक्त तक तो खाना पीना हो गया होगा और सभी सदस्य सो गए होंगे। वैसे भी गांव में तो शहरों के हिसाब से जल्दी रात हो जाती है। उसने एक बार को सोचा कि रजत या नितिन से कॉल करके बात कर ले, उनसे बात भी हो जाएगी और घर पर भी सबके बारे में पता चल जाएगा। वो दोनों तो जाग ही रहे होंगे इस वक्त। ये सोचकर शिव ने जैसे ही रजत का नंबर डायल करना चाहा कि तभी उसके मोबाइल पर उसके पापा का नाम शो करने लगा। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत फ़ोन उठाते हुए पापा प्रणाम कहा, तो सामने से चरण जी ने खुश होकर कहा, हो गया सारा काम? उन्होंने पूछा तो शिव ने कहा, हाँ बस अभी ही खा पी कर बैठे हैं, बस आपको ही फ़ोन करने का सोच रहे थे। फिर सोचा कि कहीं आप सो गए हों, इसलिए सोचा रजत से बात करके सबका हालचाल पूछ लेते हैं, पर तब तक आपका ही कॉल आ गया। उसके बाद थोड़ी देर उन लोगों ने इधर उधर की बात की। उसके बाद चरण जी ने शिव से पूछा, कब तक आ रहे हो अब घर पर? तो उसने बताया कि रक्षाबंधन पर आएगा। जिसके बाद चरण जी ने ठीक कहा और फिर पूछा, हमने तुमको कुछ दिन पहले एक लड़की की फ़ोटो भेजी थी, तुमने बताया नहीं कुछ अभी तक उसके बारे में। चरण जी के सवाल पर शिव को याद आया कि चरण जी ने उसको एक फ़ोटो भेजी थी और कहा था कि देखकर बताए कि वो लड़की कैसी लगी।
पर फिर उसने सोचा था कि बाद में देख लेगा, और फिर काम के चक्कर में वो इस बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। तभी सामने से फिर चरण जी की आवाज़ आई। हेलो, हेलो बेटा। शिव, क्या हमारी आवाज़ नहीं आ रही है तुमको? हेलो। चरण जी ने एक दो बार बोलने पर शिव होश में आया और जी पापा कहा, जिस पर चरण जी ने वापस से अपना सवाल दोहराया। पर अब शिव को समझ ही नहीं आ रहा था वो उनको क्या जवाब दे। पर अब जो भी हो, सच तो बताना ही था। शिव ने भी चरण जी को बताया कि आजकल ऑफिस में काम था, जिसके कारण वो फोटो देखना ही भूल गया था। शिव को लगा शायद चरण जी उसकी इस बात से नाराज होंगे, पर इसके उलट चरण जी भी समझते थे कि पराए घर में रहना, उस पर से ऑफिस का काम, एक दिन की छुट्टी मिलती थी जिसमें न जाने कितने काम करने पड़ते थे। इतना सब होने पर कभी कभी बातें निकल जाती हैं दिमाग से। ये समझते हुए उन्होंने शिव से बस इतना ही कहा, ठीक है बेटा, अभी तक नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पर जल्दी देखकर बता देना ताकि हम उन्हें भी आगे जवाब दे सकें। वो भी हमारे फ़ोन के इंतज़ार में होंगे। चरण जी की बात सुनकर शिव ने कहा कि वो कल उनको कॉल करके बता देगा। उसके बाद थोड़ी देर तक बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। शिव के कॉल रखते ही सार्थक, जो अभी तक चुपचाप लेटा था, उनकी बात सुन रहा था, वो अचानक से उठ गया और फिर शिव का मोबाइल लेते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, जो अभी भी कुछ सोचता हुआ बैठा हुआ था। अब क्या सोच रहा है मेरे भाई? अब क्या फोटो देखने के लिए भी मुहूर्त निकलवाएगा क्या? जल्दी खोल कर देखना, आखिर अंकल जी ने किसी लड़की की फोटो भेजी है। सार्थक ने एक्साइटेड होते हुए बोला, जिसे देखकर शिव ने अपना मोबाइल उससे वापस लेते हुए कहा, हाँ तो मैं देख लूंगा, पर तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? देख लूंगा मैं बाद में, कहते हुए शिव ने उससे अपना मोबाइल वापस ले लिया। उसके ऐसा करने पर सार्थक मुंह बनाते हुए चिढ़कर उसकी तरफ देखा और फिर बड़बड़ाते हुए वापस से अपनी जगह पर लेट गया और कुछ ही देर में वो सो गया। दूसरी तरफ शिव की आंखों में नींद नहीं थी। न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था वो, पर जो भी हो, उसे फोटो तो देखनी ही थी और कल तक चरण जी को बताना भी था। वो अपनी आंखें बंद किए सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और सार्थक की तरफ देखा, जो कि सो चुका था। उसे सोता हुआ देखकर उसने वापस अपनी मोबाइल उठाई और चरण जी की चैट ऑन करके देखी, जिसमें आई फोटो अभी डाउनलोड नहीं हुई थी। तभी उसकी नज़र मोबाइल पर लिखे छोटे से बायोडाटा पर गई, जिस पर लड़की का नाम नित्या लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर एक बार फिर उसे नित्या की याद आ गई। अब पूजा ने उसको नित्या कहकर पुकारा था। नित्या की हरकतें याद करते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे नित्या का खुद से बातें करना और फिर महादेव से शिकायत करना याद आते ही शिव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। पर फिर जैसे ही उसे याद आया कि ये उसकी और नित्या की शायद पहली और आखिरी मुलाकात थी, ये सोचते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। आखिर वो मिल भी कैसे सकते थे? कुछ भी तो नहीं पता था उसे उसके बारे में, नित्या के नाम के अलावा। यहाँ तक कि उसने तो नित्या का चेहरा भी नहीं देखा था। नित्या का ख्याल आते ही न जाने क्यों शिव को चरण जी के द्वारा भेजी गई फोटो देखने का मन नहीं किया, जिस कारण उसने वापस से अपना मोबाइल रखकर आंखें बंद कर लीं और फिर सोने की कोशिश करने लगा। शाम के कारण हुई थकावट की वजह से थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई, जिस कारण वो जल्दी ही सो गया। अगली सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में शिव ने चरण जी का कॉल आने पर उनसे कह दिया कि उसे लड़की पसंद है और वो रक्षाबंधन पर आएगा तो मिल लेंगे। उसने ये सब बस बेमन से कह तो दिया था, पर न जाने अब उसका ना ही किसी से मिलने का मन था और ना ही किसी को जानने का। पर वो चरण जी को ऐसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अब सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दिया था, ये सोचकर कि अब जो भी महादेव जी करेंगे वो उसे स्वीकार होगा। उसे भरोसा था अपने महादेव के फैसले पर कि वो जो भी उसके लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कल शिव को रक्षाबंधन के लिए घर निकलना था, इसलिए आज वो ऑफिस से आते ही सार्थक को लेकर मार्केट चला गया था, ताकि वो शिखा के साथ बाकी घर वालों के लिए भी कुछ ले सके। कल सुबह ही उसकी ट्रेन थी, जिस कारण उसने रात में ही अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। सुबह होते ही वो सार्थक के साथ स्टेशन की तरफ निकल गया। अगले दिन दोपहर में शिव अपने घर पहुंच चुका था, जहां उसका सब पहले से इंतजार कर रहे थे। रजत और नितिन दोनों ही आज घर पर ही थे, क्योंकि कल रक्षाबंधन था, जिसके लिए उन्हें
शिखा के घर जाना था। शिव के आने से घर पर चहल पहल हो गई थी। शाम को सब साथ में बैठे बातें कर रहे थे। तभी चरण जी ने शिव से नित्या की बात की और कल शिखा के घर से राखी बंधवाने के बाद परसों नित्या के परिवार से मिलने चलने के लिए कहा, जिस पर शिव ने हामी भर दी, क्योंकि उसके पास परसों का ही दिन था। उसके बाद उसको वापस भी जाना था, क्योंकि वो 3 दिन की ही छुट्टी पर आया था और फिर न जाने उसे कब दोबारा आना हो। और वैसे भी नित्या की फैमिली बहुत दिनों से उसके आने का इंतजार कर रही थी, इसलिए चरण जी को अब उन्हें और इंतजार करवाना ठीक नहीं लगा, जिस कारण उन्होंने तुरंत ही दिनेश जी से बात करके उनसे परसों सुबह मिलने की बात कही, जिस पर उन्होंने भी हामी भर दी। नित्या का घर चरण जी का कॉल आने के बाद दिनेश जी ने घर पर सबको बताया कि उन लोगों ने परसों मिलने के लिए कहा है, जिसे सुनते ही एक बार फिर से नित्या का मुंह बन गया। पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका पास इनकार करने की कोई वजह नहीं है, जिसे बताकर वो दिनेश जी को मना कर सके। और फिर शादी तो करनी ही थी, आज नहीं तो कल। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। दिनेश जी ने चरण जी से बात करने के बाद पूजा और शिवी को कॉल करके बता दिया कि वो लोग परसों मिलने आने वाले हैं। वो लोग भी तैयार रहे, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति जता दी। अगले दिन सुबह ही शिव नितिन और रजत के साथ शिखा के घर के लिए निकल गया था। वहां पहुंचकर चारों भाई बहन ने राखी बांधने के बाद साथ में खाना खाया। बहुत सारी बातें और मस्ती मजाक के साथ ही सारा दिन बीत गया। शाम को रजत और नितिन घर चले गए, ताकि वो वहां से चरण जी को लेकर नित्या से मिलने जा सकें। वहीं शिव शिखा के घर ही रुक गया था, क्योंकि वो शिखा को लेकर डायरेक्ट नित्या से मिलने जाने वाला था। शिखा से और शिव की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से वो दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। शिव ने शिखा से बताया था कि वो शादी नहीं करना चाहता है, जिस पर शिखा ने उसे समझाया कि एक बार लड़की से मिल ले, उसके बाद शादी करना ना करना उसका फैसला है। चरण जी ने इतने दिनों से उन लोगों से बात कर रखी है, ऐसे में वो मिलने के लिए मना करना ठीक नहीं है। शिव ने भी उसकी बात पर अपनी सहमति जताई। अगले दिन शिव शिखा और अपने जीजा जी के साथ नित्या और उसके परिवार से मिलने के लिए उनके घर के लिए निकल गए थे। हालांकि पहले बात कहीं बाहर मिलने की हुई थी, पर फिर बाद में दिनेश जी और चरण जी ने आपस में बात करके फैसला किया कि घर पर मिल लेते हैं, क्योंकि उन सबको घर परिवार सब पसंद था। अब तो केवल नित्या और शिव को आपस में मिलना था, ताकि वो दोनों आपस में मिलकर बात कर सकें और एक दूसरे को पसंद कर सकें। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो जल्दी ही ये शादी भी हो जाएगी। सबने ये सोच रखा था। चरण जी भी रजत के साथ नित्या के घर के लिए निकल रहे थे। नितिन मालती जी के साथ घर पर ही था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं रहता था, जिसके कारण वो ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी। नित्या का घर, जहाँ पर एक अजीब से माहौल बना हुआ था, कुछ चीज़ें कहीं से हटाकर कहीं रखी जा रही थीं, तो कुछ कहीं और रखी जा रही थीं। फिर भी कोई एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। और वही ये सारी चीजें देखकर नित्य चिढ़ते हुए उन सबको देख रही थी और मन ही मन उस शख्स को कोस रही थी। पता नहीं क्या लड़का ना हो गया, जैसे कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो गया है, जो सब उस एक शख्स के लिए इतनी आवभगत किए जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या है उस नमूने में। खुद के मन ही मन जब शिव को कोसते हुए थक गई, तो उसने एक बार फिर से अपने घर और घर वालों की तरफ देखा, जहां पूजा सुशीला जी के साथ किचन में लगी हुई थी। वहीं शिव और दिनेश जी बाहर हॉल में डेकोरेशन कर रहे थे। बाकी बच्चे कमरे में खिलौनों से खेल रहे थे। बाकी नित्या के दोनों जीजा जी फिलहाल थोड़ी देर में आने वाले थे। किसी काम के चलते वो बिजी हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नियों को पहले छोड़ दिया था, ताकि वो दिनेश जी और सुशीला जी की मदद कर सकें। उन सबको देखते हुए नित्या वहां से उठकर बच्चों के पास कमरे में चली गई, क्योंकि उससे अब ये सब कुछ देखना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। खैर, नित्या के कमरे में जाने के बाद सुशीला जी ने ही शिवी और दिनेश जी को डांटते हुए जो जैसा है वैसा ही रहने के लिए कहा, क्योंकि अब वो भी उन दोनों की कलाकारी देखते हुए थक चुकी थीं। सुशीला जी के डांटने पर दोनों ने मुंह बनाते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। ये देखकर सुशीला जी ने अपना सर पीट लिया।
पूजा दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। सुशीला जी ने शिवी को नित्या को रेडी करने भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ दिनेश जी से कॉल करके पूछने के लिए कहा कि अभी कहाँ पहुंचे हुए हैं वो लोग, जिसके बाद दोनों अपने काम पर लग गए। दिनेश जी ने चरण जी को कॉल करके ही पूछा, कहाँ पहुंचे हैं आप लोग? तो उन्होंने बताया कि वो सब लोग घर से निकल चुके हैं, बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। जिस पर दिनेश जी ने ठीक है कहकर फोन रख दिया और फिर सुशीला जी को बता दिया कि वो लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। सिबी नित्या के पास कमरे में पहुंची तो उसने देखा वो अभी बच्चों के साथ खेल रही है। ये देखकर उसने अपना सर पीट लिया और खुद से बोली, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। कहते हुए वो उसके पास गई और फिर नित्या के हाथ से एक सूट पकड़ते हुए उसे चेंज करने के लिए कहा, जो कि अभी तक एक लोअर टी शर्ट में घूम रही थी। सूट देखते हुए पहले तो नित्या ने एक बार के लिए मुंह बनाया और सिबी की तरफ देखा, पर सिबी बोली, अब ऐसे मुंह मत बना, ये तो सिर्फ सूट सलवार ही है। अगर आज तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो फिर शादी तय हो गई, तो उसके बाद 5 मीटर की साड़ी भी पहननी पड़ेगी। फिर क्या करेगी मेरी लाडो? सिबी ने नित्या को चिढ़ाते हुए कहा, जिस पर उसने बिना कुछ कहे उसकी तरफ घूरकर देखा और फिर उससे कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर में नित्या जब बाहर आई तो उसने ग्रे कलर की प्यारी सी कुर्ती पहनी हुई थी, जिस पर व्हाइट स्टोन से काम किया हुआ था। उसके साथ ही उसमें व्हाइट कलर का सलवार और व्हाइट दुपट्टा दिया हुआ था। नित्या के गोरे रंग पर यह कपड़ा और भी खिल रहा था। खुद की तरफ सिबी के ऐसे देखते हुए देखकर नित्या ने अपनी आंखें उचकाते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ, जिस पर सिबी ने ना में गर्दन हिलाया और फिर नित्या का हल्का सा मेकअप कर दिया। वैसे तो वो खुद भी इतनी सुंदर थी कि उन्हें इन सब की ही ना आदत थी और ना ही उसे ये सब पसंद था, पर फिर भी सिबी ने उसका हल्का हल्का मेकअप कर दिया था, जिसके लिए वो उसे मना ही नहीं कर पाई। खैर सिबी उसे तैयार करने के बाद बाहर चली गई, ये देखने कि बाकी सब कहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब उसके पतिदेव और जीजा जी, कहीं मेहमान ही उनसे पहले ना आ जाएं। ये सोचकर सिबी बाहर निकल गई। सिबी के बाहर जाने के बाद नित्या ने एक नज़र खुद को ध्यान से आईने में देखा। क्या सच में वो इतनी सुंदर दिखती है या ये सब मेकअप का कमाल है? खैर उसने आज तक कभी खुद पर इतना ध्यान ही नहीं दिया था। कहीं पार्टी में भी जाना हो तो जहां उसके उम्र की बाकी लड़कियां 1 घंटे लगाती थीं, वहीं ये मैडम 10 मिनट में रेडी हो जाती थीं, जिस पर अक्सर उसे सब कहते थे कि कभी तो अच्छे से तैयार हो जाया कर, पर वो अक्सर ही सबकी बात टाल देती थी। पर आज पता नहीं क्यों वो खुद को बार बार शीशे में देख रही थी, जबकि वो अक्सर ही ये बात कहती थी कि जो उसे पसंद करेगा, जैसे कि वो है, उसे इन सब मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं है। नित्या का घर, सब कुछ और सारे लोग सब रेडी थे। अब इंतजार था तो केवल शिव और उसके परिवार के आने का। सबकी नज़र घूम फिर कर जहाँ घड़ी पर जा रही थी, वहीं अंदर बैठी नित्या के मन में हर बीतते हुए पल के साथ एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। ये तो वो भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है, पर अजीब सा मन कर रहा था। ये घबराहट थी या कुछ और, ये तो वो भी नहीं समझ पा रही थी। खैर थोड़ी देर में दरवाजे की बेल बजी, जिसे सुनते ही नित्या की नज़र बाहर खिड़की की तरफ गई। उसने रूम का दरवाजा और खिड़की कुछ इस तरह से बना हुआ था कि उससे बाहर मेन गेट से आने वाला हर व्यक्ति नजर आता था। अंदर आने वालों की नज़र जल्दी उस तरफ खिड़की या दरवाजे पर नहीं जाती थी। खैर नित्या अपनी जगह से उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। तभी गेट से होते हुए एक गाड़ी अंदर आई, जिसमें एक लड़का नीचे उतरा और गाड़ी के दूसरी तरफ का गेट खोलते हुए एक बुजुर्ग को नीचे उतारा। नित्या को उन लोगों का चेहरा तो नजर नहीं आया, पर उसने घर वालों से सुना था कि 5 लोग आने वाले हैं, लड़का, उसके पापा, उसके भाई बहन और जीजा जी। पर यहाँ तो 2 ही लोग थे, जिस वजह से नित्या की नज़र पीछे की तरफ चली गई थी। शायद और भी गाड़ी हो पीछे, पर उसे कोई नहीं दिखा, तो वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। दिनेश जी ने गेट खोलते हुए उन लोगों का स्वागत किया। उन दोनों लोगों को अकेले देखकर बाकी सबके मन में भी यही सवालात आ गए थे कि बाकी सब कहाँ हैं, पर इस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। दिनेश जी ने चरण जी और रजत जी को बिठाते हुए सबसे मिलवाया,
जिस पर चरण जी उन सबसे मिले और बताया कि ये रजत है, उनका छोटा बेटा। बाकी उनका बड़ा बेटा शिव और उनकी बेटी और दामाद भी घर से निकल चुके, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। शिव कल रक्षाबंधन के लिए अपनी बहन के घर गया हुआ था, तो उनके साथ ही आ रहा है। उनकी बात सुनकर दिनेश जी ने उनको ठीक है कहा और रजत जी और चरण जी को बैठने के लिए कहा और सुशीला जी उनके लिए चाय नाश्ता भेजने के लिए। वो लोग अभी बैठकर बात ही कर रहे थे कि तभी एक बार फिर दरवाजे की बेल बजी। इस बार पूजा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की और दो लड़के खड़े थे। उन्हें देखकर पूजा ने अंदर आने के लिए कहा। उनके अंदर आने के बाद चरण जी ने दिनेश जी और उनके परिवार को शिव सिखा और अपने दामाद से मिलवाया। सबने एक दूसरे से मुलाकात की। उसके बाद आपस में बातें करने लगे। इन सब में दो लोग थे जो काफी बेचैन थे, ये सोचकर कि आगे क्या होने वाला है, तथा उनकी लाइफ कुछ ही वक्त के बाद बिल्कुल बदलने वाली है, या फिर ये बदलाव पहले के सफर से ज्यादा खूबसूरत होने वाला। खैर ये वक्त बताएगा कि आगे आगे क्या होने वाला है। ये दो अनजाने लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को पूरा करेंगे या एक दूसरे के लिए बनाएंगे एक नया मुकाम, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर चाय नाश्ता और थोड़ी बातचीत करने के बाद चरण जी ने दिनेश जी से नित्या को बुलाने के लिए कहा, तो दिनेश जी ने पूजा और शिवी को आवाज देते हुए नित्या को लेकर आने के लिए कहा। नित्या का नाम सुनकर एक बार फिर से शिव के जहन में नित्या की मंदिर वाली तस्वीर उभर कर सामने आ गई, जिसमें उसने सिर्फ उसकी आंखें देखी हुई थीं, ना कि उसका चेहरा। पर तभी उसके कानों में एक आवाज आई, ये लो नित्या बेटा भी आ गई। दिनेश जी ने बोला तो बाकी सबके साथ शिवी का भी ध्यान उस तरफ चला गया। सिंपल सा ग्रे कलर का कुर्ता और वाइट पजामा और दुपट्टे में हल्का सा मेकअप, और इन सब पर उसकी वो झुकी हुई सी पलकें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थीं। शिव अपलक उसकी तरफ देख रहा था। तभी शिखा ने उसके कंधे पर टक्कर मारी, जिससे शिव का ध्यान नित्या पर से हटकर शिखा की तरफ चला गया। शिखा और रजत दोनों मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रहे थे। ये देखकर शिव झेप गया और अपनी नजरें नित्या के ऊपर से हटा लीं। फिर भी न जाने क्यों उसकी नजरें रह रहकर उसकी तरफ ही उठ रही थीं। तभी शिखा ने नित्या को अपने पास आकर बैठने के लिए कहा, तो नित्या उसके पास जाकर बैठ गई। पर अभी तक उसने अपनी नजरें उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा था। वैसे तो नित्या ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ही बिंदास किस्म की लड़की थी, पर न जाने क्यों वो शादी के नाम से इतना नर्वस हो जाया करती थी। शिखा ने नित्या को अपने पास बैठाकर उससे एक दो सवाल किए, जिस पर उसने बहुत धीरे से बस हाँ और ना में ही जवाब दिया। खैर थोड़ी देर सबने आपस में बात की। तभी शिखा ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर आप सबको कोई परेशानी नहीं हो तो हम चाहते हैं एक बार शिव और नित्या आपस में बात कर लें, उसके बाद हम सब आगे की बात करें तो अच्छा होगा। सबने उसकी बात पर अपनी सहमति जताई, जिसके बाद नित्या ने पहली बार सबकी तरफ नजरें उठाकर देखा, पर किसी से कुछ कहा नहीं। तभी दिनेश जी ने पूजा और शिवी, नित्या और बाकी सभी को अंदर नित्या के कमरे में ले जाने के लिए कहा। अब वहां पर सिर्फ सारे बड़े ही रह गए थे। बाकी सब अंदर शिवी के कमरे में आ गए थे। अंदर कमरे में आकर पूजा और शिवी ने नित्या और शिव को नित्या के कमरे में छोड़ा और बाकी सभी को लेकर दूसरे कमरे में चली गईं। नित्या का कमरा, पूरे कमरे में इतनी शांति थी, एक सुई के गिरने की भी आवाज आसानी से सुनी जा सके। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। तभी शिव ने कुछ सोचते हुए बोला, अगर आप बात करने में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम बाहर चल सकते हैं। कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने के लिए वो उठने लगा। तभी उसके कानों में नित्या की आवाज पड़ी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये आवाज सुनकर अचानक से एक बार उसके जहन में फिर से उस मंदिर वाली लड़की की तस्वीर आ गई। उसके दिल ने एक बार फिर से कहा, क्या ये वही नित्या है, या फिर मैं बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मेरा दिल कोई धोखा खा रहा है। नित्या ने जब अपने जवाब के बदले वापस से शिव की आवाज नहीं आई, तो उसने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा कि कहीं वो चला तो नहीं गया। पर शिव न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। वो सामने की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था। ये देखकर नित्या को कुछ अजीब लगा। थोड़ी देर उसकी तरफ देखने के बाद एक बार फिर उसने शिव को आवाज देते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ सोच रहे हैं आप?
नित्या की आवाज़ सुनकर शिव ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। कहते हुए वो वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वापस से बैठने के बाद शिव के मन में एक बार आया कि वो नित्या से मंदिर वाली बात पूछे, पर फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, क्या ये ठीक होगा? नहीं, कहीं वो नित्या ना हुई तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, कि मिलने तो इससे आया हूँ और सोच किसी और के बारे में रहा हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है। वहीं नित्या ने जब एक बार फिर शिव की आवाज़ नहीं सुनी, तो उसने एक बार फिर उसकी तरफ देखा, पर इस बार भी उसका ध्यान कहीं और ही था। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर नित्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये देखकर उसने एक बार फिर से शिव से पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी है आपको? नित्या का ऐसा सवाल सुनकर शिव थोड़ा सा हड़बड़ा गया, पर फिर उसने तुरंत ही खुद को संभालते हुए नित्या की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं कुछ सोच रहा था। शिव के इस जवाब के बाद नित्या ने कुछ नहीं कहा। फिर शिव ने ही नित्या की तरफ देखकर पूछा, क्या आप ये शादी अपनी मर्जी से तो कर रही हैं ना? शिव का अचानक से ऐसा अजीब सा सवाल सुनकर नित्या ने उसकी तरफ देखा, जिसे देखकर शिव थोड़ा सा झेप गया और बोला, मेरा मतलब वो नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ये देखकर नित्या बोली, ऐसी कोई बात नहीं, इन सब में मेरी मर्जी शामिल है। नित्या का जवाब सुनकर शिव को तसल्ली हुई कि उसने उसकी बातों का कोई गलत मतलब नहीं निकाला, पर इससे ज्यादा वो कुछ और कहता। तब तक शिखा के साथ बाकी सब भी रूम में वापस आ गए। शिखा ने उन्हें दोनों की तरफ देखकर बोला, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो बाहर चलें, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर शिव अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, हाँ, हो गई सारी बातें, चलिए। इसके बाद सब नित्या के कमरे से निकल गए, पर वो वहीं बैठी हुई शिव के अजीब से बर्ताव के बारे में सोच रही थी, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नित्या से बात करने के बाद न जाने क्यों शिव के मन में जो अब तक बेचैनी थी, वो अचानक से गायब हो चुकी थी। नित्या के कमरे से बात करने के बाद जब बाहर आया, उसके बाद चरण जी ने दिनेश जी से जाने की इजाज़त मांगते हुए कहा कि वो जल्दी घर जाकर आपस में बात करके उन्हें अपना निर्णय बता देंगे, जिस पर दिनेश जी ने सहज अनुमति देते हुए कहा कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वो लोग आपस में बात करके आराम से अपना निर्णय बता दें, तब तक वो इंतजार करेंगे। थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद चरण जी और उनका परिवार वहां से चला गया। सबके जाने के बाद नित्या ने सबसे पहले तो अपना ड्रेस चेंज किया और वापस से अपने लोअर टी शर्ट में आ गई। चेंज करके वो अपने कमरे के बाहर आई, तो अभी भी सब बैठे हुए शिव के बारे में ही बात कर रहे थे। सबको शिव काफ़ी पसंद आया था और शायद नित्या को भी। इसीलिए जब सुशीला जी ने उससे शिव के बारे में कहा, तो उसने बस इतना ही कहा कि जैसा आप लोगों को ठीक लगे देख लो, उसे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। उसने कही तो ये बात काफ़ी नॉर्मली थी, पर उसकी बात से घर में काफ़ी खुश थे। रात का खाना सबने साथ में खाया और उसके बाद शिवी और पूजा अपनी अपनी फैमिली के साथ अपने घर के लिए निकल गईं। इस बार शिखा अपने घर न जाकर शिव और बाकी सबके साथ अपने मायके चली गई। साथ में शिव के जीजा जी भी थे, उनके साथ ही आए हुए थे। सबने सोचा घर जाकर कौन सा बनाएंगे, इसलिए वो सब बाहर से ही खाना खाकर और नितिन और अपनी माँ के लिए भी वहां से खाना पैक करवा कर घर चले आए। रात में जब सब घर पहुंचे, तो शिखा ने शिव से नित्या के बारे में पूछा कि उसे नित्या कैसी लगी, क्योंकि जो भी फैसला होगा उसकी मर्जी जानने के बाद ही होगा। बाकी सबको तो पहले से नित्या पसंद थी, बाकी आप आखिरी फैसला तो अब उन दोनों का ही होगा। शिव और बाकी सब घर पहुंचे, तो शिखा ने शिव से पूछा कि उसे नित्या कैसी लगी, जिस पर शिव ने कुछ नहीं कहा। तो शिखा ने उसे समझाया, तुरंत जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार वो आराम से सोच ले इस बारे में, फिर अपना जवाब दे, क्योंकि ये कोई एक दो दिन का या महीने के लिए किया गया फैसला नहीं है, बल्कि उन दोनों की पूरी जिंदगी का सवाल है। और जब रहना उन दोनों को साथ है, तो आखिरी फैसला भी उनका ही होगा। तो वो आराम से सोच ले, फिर बता देगा। उसके बाद इस बारे में किसी ने कोई खास बात नहीं की और आपस में बातें करने लगे। कल शाम को शिव की ट्रेन भी थी वापस जाने के लिए, तो सबने सोचा
आज जितना वक्त मिल रहा है तो साथ बिता लेते हैं, बाकी तो कल सब वापस अपने अपने काम पर ही लग जाएंगे। शिखा को छोड़कर उसके हस्बैंड रात को ही वापस चले गए थे, क्योंकि उन्हें सुबह अपनी जॉब पर भी जाना था। बाकी शिखा का अपने घर में रुकने का मन था, इसलिए उन्होंने उसे रहने के लिए छोड़ दिया था। अगले दिन शिव को वापस जाना था, इसलिए सुबह से ही शिखा और मालती जी किचन में लगी हुई थीं, उसके लिए ले जाने के लिए खाने का सामान बनाने के लिए। हालांकि शिव ने उन्हें मना किया था, पर फिर उन दोनों ने उसे डांट कर चुप करा दिया और अपना काम करने लगे, जिसके बाद शिव ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनकी मदद करवाने लगा। यही तो होता है अपनों का प्यार, भले ही आपको बाहर सब कुछ मिल जाता है, पर जो खुशी बाहर जाकर घर की बनी चीज़ों को खाकर मिलती है, उसकी तो बात ही अलग है। और ये बात शायद हमारे घर वाले हमसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए तो शायद हमारे मना करने के बाद भी हमें डांट कर हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं। शाम को एक बार फिर जैसे ही शिव के वापस जाने का वक्त हुआ, तो एक बार सबके दिल में थोड़ी सी मायूसी छा गई। फिर कुछ दिनों के लिए मिलने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, ये तो होना ही है। सबसे मिलने के बाद शिव खुशी खुशी मुस्कुराते हुए घर से निकल गया। हालांकि वो कहते नहीं हैं, पर दुख तो उन्हें भी होता है। कमाने के लिए उन्हें हर बार अपनों से जुदा होना पड़ता है। महीनों तक इंतजार करते हैं किसी त्योहार के आने का, अपनों के साथ कुछ दिन की ही सही छुट्टियां बिताने का। कई बार तो ऐसे मौके भी आते हैं कि उन्हें ये त्योहार भी अकेले बिताने पड़ते हैं। मिली नहीं इस बार छुट्टी तो क्या हुआ, हम अपनी अगली छुट्टी पर अपने घर जाएंगे, ये कहकर खुद को मनाना पड़ता है। हाँ, जब जाते हैं कमाने तो उन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, पर कहते नहीं हैं फिर भी कुछ और मुस्कुरा देते हैं बात बात पर। वो लड़के हैं जनाब, कभी हंसकर कभी चुप होकर वो अपने सारे गम छिपा लेते हैं। और वो जब जाते हैं कमाने तो अपनों की खुशियों के लिए खुद को भी भुला दिया करते हैं। वो लड़के हैं, वो हार कहाँ माना करते हैं। शिव का रूम। शिव को घर से वापस आए 2 दिन बीत चुके थे, पर त्योहार और छुट्टियों के कारण उसका काम काफ़ी पीछे रह गया था, जिस कारण से जब से वो आए थे सुबह जल्दी ऑफिस जाना और रात लेट आना इस वक्त उसका रूटीन बन गया था। जिस वजह से वो जब से घर से आया था, बस उस दिन की ही उसकी अपने घर पर बात हुई थी। उसके बाद उसे मौका ही नहीं मिला घर पर बात करने का। आज भी उसे ऑफिस से आने में रात के 9 बज गए थे, जिस वजह से वो आज भी बाहर से खाना पैक करवा कर लाया था। सार्थक ने आज फिर इतना लेट आते देखा तो उसने उसके आते ही पानी ला कर दिया, जिसे शिव ने एक ही सांस में पी लिया और गिलास वापस से सार्थक के हाथों में पकड़ा दिया और साथ ही में अपने साथ में लाया हुआ खाना भी सार्थक के हाथों में पकड़ा दिया। वैसे तो सार्थक घर के बाकी सारे कामों को करने में शिव की मदद कर देता था, पर वो खाना बहुत ही खराब बनाता था और साथ ही सारी रसोई भी फैला देता था, जिस कारण शिव का काम और भी बढ़ जाता था। इसलिए वो उसे कभी भी अकेले खाना बनाने नहीं देता था। अक्सर ही वो खुद भी खाना बना लेता था और सार्थक सिर्फ उसकी मदद किया करता था। खाना देने के बाद शिव फ्रेश होने चला गया। तब तक सार्थक ने सारा खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया था। शिव बाहर आया तो टेबल पर लगा खाना देखकर सीधा खाने के लिए बैठ गया। इस वक्त उसका चेहरा देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा थका हुआ है। शिव को चुपचाप खाते देखकर सार्थक से भी रहा नहीं गया और उसने शिव से अपना बेतुका सा सवाल पूछ लिया, क्या हुआ भाई, थक गया है क्या? जिसे सुनकर शिव को तो एक पल के लिए लगा कि सर ही फोड़ दूं इस बंदे का, पर फिर उसने अपने गुस्से को जबरदस्ती कंट्रोल करते हुए सार्थक की तरफ देखकर बोला, नहीं भाई, सुबह 8 बजे से ऑफिस जाकर रात के 9 बजे वापस आने में भला कौन थकता है जो मैं थक जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सार्थक समझ गया कि उसे टोंट मारा जा रहा है, जिसे सुनकर चुप होकर अपना खाना खाने लगा। ये देखकर शिव ने एक बार फिर से अपना मुंह बनाया और अपना खाना खाने लगा। तभी उसका मोबाइल बजने लगा, जो कि चार्जिंग पर लगा हुआ था। उसने एक नज़र मोबाइल की तरफ देखा और फिर सार्थक की तरफ, जिसे देखकर सार्थक उसका मतलब समझ गया कि वो चुपचाप उठकर उसका मोबाइल लेने चला गया। सार्थक ने शिव का मोबाइल देखा तो उस पर पापा जी नाम शो हो रहा था। ये देखकर उसने तुरंत शिव को ले जाकर उसका फ़ोन दे दिया।
उसको इतनी स्पीड में आते देखकर शिव ने अपनी आंखों के इशारे से उससे पूछा कि कौन है। तो उसने उसे खुद देख लेने के लिए कहा। शिव ने उससे फ़ोन लेकर देखा तो चरण जी की कॉल थी। वो समझ गया कि चरण जी ने उसे किस लिए कॉल किया होगा, पर उसने उस बारे में अभी तक कुछ सोचा ही नहीं था, या फिर ये कह ले कि उसे अभी तक अपने और नित्या के रिश्ते के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिल पाया था। वो अभी फोन की तरफ देख ही रहा था कि फोन एक बार बज करके कट गया। ये देखकर सार्थक ने शिव के कंधे पर हाथ रखते हुए हिलाते हुए कहा, ओए भाई, क्या हो गया? कहाँ खो गया है तू? कॉल कट भी हो गई। शिव ने कुछ नहीं कहते हुए अपने फोन की तरफ देखा, जहां चरण जी के साथ शिखा की भी एक मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। सार्थक ने एक बार फिर उसे सोच में खोए हुए देखकर पूछा, क्या हुआ शिव, तू ठीक है ना? जिस पर शिव ने थके हुए से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। तो फिर तूने अंकल जी की कॉल क्यों रिसीव नहीं की? सार्थक ने कहा। तो शिव ने एक गहरी सांस लेते हुए उसे देखकर कहा, तुझे तो पता है, अभी जो मैं रक्षाबंधन की छुट्टियों पर घर गया था तो घर वालों ने वहां एक लड़की से मिलवाया था। नित्या नाम है उसका। सार्थक ने देखा कि नित्या का नाम लेते ही शिव के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर उसने कुछ कहा नहीं और पूछा, तो क्या हो गया? शिव ने फिर जवाब दिया, हुआ तो कुछ भी नहीं यार, पर घर वालों ने कहा था कि कुछ दिनों में सोचकर मैं उनको इस रिश्ते के बारे में अपनी राय बता दूं, पर तू तो देख ही रहा, जब से वापस आया हूँ सोचने का क्या, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली है, जिस वजह से मैं इस बारे में कुछ सोच ही नहीं पाया। तो अब बता, क्या फैसला बताऊं उन्हें, क्योंकि मुझे पता है पापा ने मेरा फैसला जानने के लिए ही मुझे कॉल किया होगा। इतना बोलकर शिव चुप हो गया। शिव की सारी बातें सुनने के बाद सार्थक बोला, अच्छा चल, मैं तेरे इस फैसले को लेने में तेरी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, बस तू मेरे कुछ सवालों के सही सही जवाब देना। सार्थक की बात सुनकर शिव ने चिढ़ते हुए कहा, तू रहने दे भाई, अगर तेरी बात सुनकर कोई फैसला लिया ना तो हो गया फिर मेरी जिंदगी का कल्याण। कहते हुए शिव ने अपना बर्तन उठाया और किचन की तरफ बढ़ गया। उसे जाते हुए देखकर सार्थक ने भी जल्दी से अपना बर्तन उठाया और उसके पीछे भागते हुए बोला, अरे भाई, मैं सही कह रहा हूँ, तू एक बार ट्राई तो करके देख ले, और वैसे भी बाकी फैसला तो तेरा ही होगा। मैं तो सिर्फ तुझे एडवाइस दे रहा हूँ। शिव ने उसे फिर से मना कर दिया। सार्थक भी कहाँ मानने वालों में से था। आखिर अंत में शिव को उसकी बात माननी ही पड़ी। उसने कहा, अच्छा चल ठीक है, पर अब तू मेरा सर मत खा और चुप हो जा। शिव ने कहा, जिसे सुनकर सार्थक ने अपने दांत दिखाते हुए ठीक है कहा, और दोनों ने किचन का काम किया और फिर अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। शिव के लेटने के बाद सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपने सवाल पूछूं। उसकी जिद देख करके शिव को कोई और उपाय नजर नहीं आया, तो उसने बोला, पूछ लो तुम भी, शायद कोई जवाब मिल जाए जिसे मैं घर पर बता सकूं। ये सुनकर सार्थक बोला, ओके, तो मेरा पहला सवाल, मान ले नित्या को तेरे घर वालों ने नहीं बल्कि तूने खुद पसंद किया होता, तो उसमें तू सबसे पहली चीज क्या देखता? सार्थक ने इस सवाल पर शिव की आंखों के सामने नित्या का सिंपल सा लुक आ गया, जो सादगी में भी काफी खूबसूरत था, जिसे सोचकर उसने सार्थक के सवालों का जवाब देते हुए कहा, उसकी सादगी। सार्थक उसके चेहरे पर बनी हुई हल्की सी मुस्कुराहट को देख पा रहा था, जिसे देखकर उसने, ओके, अब मेरा दूसरा सवाल, तुझे उसकी बातें ज्यादा अच्छी लगी या उसकी खामोशी? दोनों ही। मतलब उसने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, पर जब वो बोलती थी ना, तो उसकी आवाज में एक अलग ही बात होती है जो हर पल उसकी तरफ खींच रही थी। ओके, तो तुझे किसी में अगर पसंद करवाना होगा तो तू पहले उसमें क्या देखेगा, उसकी सुंदरता या उसकी सादगी? उसकी सादगी। सार्थक ने ऐसे बहुत सारे सवाल किए जिनका जवाब देते हुए सिर्फ अलग ही किसी दुनिया में खोया हुआ था। तभी सार्थक ने कहा, अब मेरा लास्ट सवाल, मैंने अब तक जितने भी सवाल किए हैं तुझसे, इन सारे जवाब देते हुए किसके बारे में तू सोच रहा था? नित्या के। इस बार शिव ने बिना कुछ सोचे समझे फौरन ही सार्थक के सवाल का जवाब दे दिया, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसने अभी अभी क्या बोला है, ये सोचकर उसने फौरन ही सार्थक की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखते हुए टेढ़ा सा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर शिव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सार्थक जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और शिव के गले में लटकते हुए नाचने लगा। उसका ये पागलपन देख करके शिव ने
अपना सर पकड़ लिया। सार्थक के सवालों के जवाब देते देते शिव को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। सार्थक तो आज बहुत खुश था। आखिर उसके बेस्ट बडी को आज उसका लाइफ पार्टनर मिल चुका था। शिव की मन की बात जानने के बाद सार्थक ने उसे घर पर अपना फैसला बताने के लिए कहा, जिस पर शिव ने उसे मना करते हुए कहा, अभी नहीं यार, मैं अपना फैसला बताने से पहले एक बार नित्या से बात करना चाहता हूँ कि उसे मैं कैसा लगा, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, और ये सब जानने के लिए पहले मुझे दीदी से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं पापा को फ़ोन करके अपना फैसला बता दूंगा। ये कहकर सिर्फ वापस से अपने कंबल को ओढ़कर ये देखकर सार्थक भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। नित्या का घर। आज सुबह से ही नित्या के घर पर शिव की ही बातें हो रही थी कि अभी उन लोगों की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आया। ये सब सुनकर नित्या थक चुकी थी, इसलिए आज रात का खाना खाते ही वो वापस से अपने रूम में आ गई थी। वरना आमतौर पर तो वो खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक सबके साथ बाहर हॉल में ही बैठी हुआ करती थी। हाँ, वो बात अलग है कि उस वक्त भी मैडम अपने मोबाइल में ही बिजी हुआ करती थी। आज की बात अलग थी। आज पहली बार ऐसा हुआ रहा होगा कि किसी लड़के के बारे में इतनी बात सुनकर उसे गुस्सा न चढ़ा हो, बल्कि पता नहीं क्यों मगर पहली बार ऐसा हुआ था। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शिव का जिक्र उसके मुस्कुराने की वजह बना हुआ था। उसने बार बार होते हुए भी शिव के जिक्र को सुनकर बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसे शिव की हरकतें याद आ गईं। कैसे वो खुद से ही बातें कर रहा था और खुद में ही खोया हुआ था। न जाने किस ख्याल में खोया हुआ था। शिव के बारे में याद करते ही एक बार फिर से उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। नित्या आकर जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गई और अपना मोबाइल ऑन करते हुए उस पर इंस्टाग्राम ऑन करके कुछ लिखने लगी। पहली बार एक अजनबी से मिलकर कुछ एहसास हुआ है। पहली बार कोई वजह इस मुस्कुराहट की खास हुआ है। पहली बार जागी ख्वाहिश किसी की इस दिल में। पहली बार इस दिल को किसी का अरमान हुआ है। वो अजनबी जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। सच कहें तो अभी उसको पहचानते ही नहीं। कौन है, कहाँ से आया है, वो हम ये भी नहीं जानते। फिर भी उसके जिक्र से हम सजदे हैं वार दें। जिक्र नहीं था जिसका कहीं भी मेरी बातों में। आज उसकी बात सुबह शाम होने लगी है। वो चाहत तो नहीं है अब तक मेरी जिंदगी की, जो मुस्कुराहट की पर बचे बन गया है। आज पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि नित्या ने किसी शख्स की तस्वीर में अपनी आंखों में बसाकर कुछ लिखा हो। नहीं तो अक्सर वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोकर आपस में लिखा करती थी। आज पहली बार उसने किसी के बारे में सोचकर लिखा था, जो शायद कि भविष्य में होने वाली चीजों का संकेत दे रहा था। चलो अब ये तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। खैर, नित्या के इतना लिखकर पोस्ट किया और फिर अपने बिस्तर में घुस कर के अपने ख्यालों में खोई हुई सी सो गई। अगली सुबह शिव हमेशा की तरह जल्दी ही ऑफिस चला गया, पर उसने सोच रखा था आज वो वक्त मिलते ही सबसे पहले शिखा से बात करेगा और फिर नित्या से बात करके घर वालों को अपना फैसला बता देगा। ये सोचकर उसने दोपहर में लंच के वक्त शिखा को फ़ोन लगाया तो शिखा ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया और पूछा, क्या बात है भाई, बहुत बिजी हो गया है, काम ज़्यादा हो गया है। शिखा ने एक साथ ही अपने बहुत सारे सवाल पूछ डाले, जिन्हें सुनकर शिव के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं जब शिखा को अपने सवालों के बदले कोई भी जवाब नहीं मिला तो उसे लगा शायद कॉल कट गई होगी। ये देखने के लिए उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा तो कॉल अभी भी चल रही थी। ये देखकर शिखा ने एक बार फिर फोन में शिव को आवाज़ देते हुए कहा, क्या हुआ शिव, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? तू रुक, मैं वापस से कॉल करती हूँ। शिखा ने जैसे ही कहते हुए कॉल कट करना चाहा, तभी शिव की आवाज़ आई, हेलो दीदी नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? शिव ने कहा तो शिखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई। पर तू ये बता, इतनी देर से जवाब तू क्यों नहीं दे रहा मेरी बातों का? क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? शिखा ने वापस से अपना सवाल दोहराया तो शिव बोला, तो आप ही बताओ, एक साथ इतने सारे सवाल कौन पूछता है? ऐसे में कोई कैसे जवाब देगा आपकी बातों का?
अरे बोलने में भी हम जैसे नॉर्मल इंसानों को वक्त लगता है। शिव के बोलने के तरीके से पहले तो शिखा कुछ समझ ही नहीं पाई, पर उसे जैसे ही ये एहसास हुआ कि शिव उसका मजाक उड़ा रहा है, उसे अब नॉर्मल कह रहा है, तो तुरंत ही शिखा ने उसे अपना झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तूने मेरा मजाक उड़ाने के लिए इतने दिनों बाद कॉल किया है क्या? जा, मुझे बात ही नहीं करनी तुझसे, उड़ा ले तू मेरा मजाक, मैं फ़ोन रख रही हूँ। शिखा ने चिढ़ते हुए कहा, तो फौरन ही शिव ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दी सॉरी, कान को पकड़कर सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। उसकी बातों पर शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चल ठीक है, अब ये बता काम क्या है। शिव ने शिखा को कॉल किया तो थोड़ी देर तक दोनों ने थोड़ी सी इधर उधर की बातें की, जिसके बाद शिखा ने बिना शिव के कुछ कहे उससे पूछा, अब बाकी सब छोड़ और ये बता कि काम क्या है। शिखा ने कहा तो शिव ने हैरानी से कहा, दीदी आप बिना मेरा कुछ कहे हर बार कैसे जान जाते हो कि मैंने आपको कॉल क्यों किया है। शिव के कहने पर शिखा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि तुम तीनों सिर्फ मेरे भाई ही नहीं, मेरे बच्चे हो, और माँ अपने बच्चों के दिल की हर बात बिना कुछ कहे समझ जाती है, समझे मेरे भाई। शिखा की बात सुनकर शिव भी मुस्कुरा दिया। फिर शिखा ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो शिव ने उसे अपने दिल की सारी बातें बता दी और साथ ही ये भी कहा, भले ही उसके दिल में कुछ भी हो, पर वो एक बार बिना नित्या से बात किए बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहता। शिखा को भी उसकी बात सही लगी, पर फिर वो ऐसे ही नित्या के घर वालों से ना उसका नंबर मांग सकते थे और ना ही उससे बात करवाने के लिए कह सकते थे। ये खासकर तब तक तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे जब तक वो अपना फैसला उन्हें ना बता दे। अब ऐसे अचानक नित्या से बात करने वाली बात पर पता नहीं उनका कैसा रिएक्शन हो और वो पता नहीं क्या सोचे इस बारे में। कुछ देर सोचने के बाद शिखा ने शिव से शाम तक सबसे बात करके उसे बताने के लिए कहा, जिसके बाद थोड़ी देर तक शिव और शिखा ने और बात की। उसके बाद शिव का लूट ओवर खत्म ही हो गया, तो शिव ने शिखा से शाम को ऑफिस के बाद बात करने के लिए कहा और फिर वापस से दोनों अपने काम पर लग गए। दोपहर में शिखा ने चिराग जी से बात करके उनको समझाया कि शिव को नित्या पसंद है, पर वो अपना फैसला सुनने से पहले एक बार नित्या से बात करना चाहता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उन दोनों को अपनी पूरी जिंदगी साथ में बितानी है और ऐसे फैसले सिर्फ कोई एक बार मिलने पर तो नहीं कर सकता है ना। पहले तो चरण जी इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, पर फिर जब शिखा ने उन्हें समझाया तो उनको भी शिखा की बात में कोई बुराई नहीं लगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि वो इस बारे में दिनेश जी से बात करते हैं। ये कहकर उन्होंने शिखा का फ़ोन रख दिया और दिनेश जी को कॉल किया। नित्या का घर शाम का वक्त था, इसलिए इस वक्त दिनेश जी अपनी दुकान पर थे। तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने देखा कि चरण जी का कॉल है, तो उन्होंने फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली। थोड़ी देर बाद हाल चाल सब पूछने के बाद चरण जी ने दिनेश जी से कहा कि उन सबको और शिव को भी नित्या पसंद है, पर कोई भी फैसला कन्फर्म करने से पहले शिव एक बार नित्या से बात करना चाहता है। तो अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो वो एक बार शिव की नित्या से बात करा देते तो अच्छा होता। बच्चे एक बार आपस में बात कर लेते तो उनको फैसला लेने में भी आसानी हो जाती। ऐसे सिर्फ एक बार मिलने पर पूरी जिंदगी का फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। चरण जी अपनी बात पूरी करने के बाद चुप हो गए और दिनेश जी के फैसले का इंतजार करने लगे। उनको ये भी लग रहा था कि कहीं उनकी इस बात का मतलब कहीं दिनेश जी गलत ना निकाल लें, इसलिए ये सब सोचते हुए उन्होंने फिर एक बार और दिनेश जी को अपनी बात समझाते हुए कहा, देखिए भाई साहब, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरी बात माने ही। आप भी बता सकते, अगर आपको मेरे इस फैसले से कोई परेशानी हो तो हम समझेंगे। आखिर मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैं भी आपकी परेशानी को समझता हूँ। अगर आपको इस बात से कोई परेशानी है तो आप बेहिचक अपनी बात कह सकते हैं। चरण जी ने कहा और चुप हो गए। उनकी इन सब बातों को सुनकर चरण जी के मन में जो थोड़ी बहुत परेशानी थी वो भी दूर हो गई। जिसके बाद उन्होंने चरण जी से कहा कि अभी तो अपनी दुकान पर हैं, शाम को जब वो घर जाएंगे तो वो नित्या की बात शिव से करा देंगे, जिसके बाद वो आराम से अपना फैसला लेकर उनको बता दे। ये सारी बातें करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते कहा और फ़ोन रख दिया। शिव का ऑफिस ऑफिस में बड़े हुए काम की वजह से शिव को दोपहर के बाद ही बाहर
साइट पर काम की वजह से जाना पड़ गया था, जिस वजह से वो अभी अभी ऑफिस आया था ताकि बॉस को सारे काम की रिपोर्ट देने के बाद वो जल्दी ही घर चला जाए, क्योंकि उसे पता था अब तक तो शिखा ने घर पर उसकी और नित्या की बात करवाने के बारे में बात कर ली होगी और शायद आज ही उनकी बात हो जाए। इसलिए वो अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रहा था। बॉस को सारी रिपोर्ट देने के बाद वो जल्दी उनकी केबिन से बाहर आया और फिर अपने केबिन में जाकर अपना सामान लेकर तुरंत घर के लिए निकल गया। सारी बातें होने के बाद चरण जी ने शिखा को कॉल करके सारी बातें बताते हुए कहा कि दिनेश जी ने शाम को नित्या से बात करवाने के लिए कहा है, तो शिव से कहना उस वक्त फ्री रहेगा, क्योंकि आजकल इस वक्त उसके पास भी बहुत काम रहता है, तो ऐसा ना हो कि वो कॉल करें तो शिव के पास वक्त ही ना हो। चरण जी ने कहा तो शिखा ने जी पापा कहकर कॉल रख दिया। शिखा ने वक्त देखा तो शाम के 5 बज रहे थे और सिर्फ 6 बजे तक ऑफिस से आता है। कुछ देर सोचने के बाद शिखा ने उसके पास मैसेज ड्रॉप कर दिया कि ऑफिस से आते ही मुझे कॉल कर। इतना भेजने के बाद उसने मोबाइल रख दिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।